नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू के बारे में। हाल ही फिलहाल में डेंगू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आज हम जानते हैं कि डेंगू होता क्या है। आसान से शब्दों में, डेंगू किस वायरस के कारण होता है, इसको फैलाने वाला कौन होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, सब कुछ हम जानेंगे। तो दोस्तों, क्लास में शुरू से हम बने रहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं डेंगू के। तो दोस्तों, डेंगू क्या है? तो डेंगू एक प्रकार का फीवर है, इसको हम डेंगू फीवर भी कहते हैं या इसे डेंगू फीवर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए जो डेंगू होता है उसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। अब इसे ब्रेक बोन फीवर क्यों कहा जाता है? तो आप इसको देखेंगे कि देखिएगा, जैसे जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो क्या होता है कि उसके जो जॉइंट्स होते हैं, उसकी जो हड्डियां होती हैं, उसमें होता है दर्द। अब दर्द इतना होता है मानो कि हड्डियां टूट ही जाए। तो इसको हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार यानी कि दोस्तों, ये जो बुखार होता है उसको आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ओके, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार के पैथोजन के कारण होता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो पैथोजन होता है वह होता है यानी इसके जो रोग कारक होते हैं वो होते हैं वायरस, यानी कि जो विषाणु होते हैं वो डेंगू उत्पन्न करते हैं। अब कौन से विषाणु डेंगू उत्पन्न करते हैं सब हम डिस्कस करेंगे। आप जान लीजिए कि डेंगू क्या है, विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, यानी कि एक प्रकार का वायरल डिजीज है। एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का वायरल डिजीज है, मतलब कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सब तो जान चुके हैं वायरल डिजीज है। अब हम देखते हैं कि यहां पर ये जो डेंगू है उसके लक्षण उत्पन्न होने में कितने वक्त का समय लग जाता है। तो दोस्तों देखेंगे, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 7 दिन का होता है और कभी कभी ये 14 दिन का भी हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये जो डेंगू है इसका वायरस कौन सा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करने वाले हैं अब डेंगू वायरस की, यानी कि कौन सा वायरस है जो डेंगू उत्पन्न करता है। तो डेंगू वायरस है। अब देखिए, जो डेंगू वायरस होता है उसके स्ट्रेन होते हैं, रूप होते हैं, जो कि क्या करते हैं, डेंगू उत्पन्न करते हैं। तो हम इसके स्ट्रेन की भी बात करेंगे, इसके स्पीसीज की भी बात करेंगे, इसके फैमिली की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर ये जो डेंगू वायरस होता है वह स्पीसीज फ्लेवी वायरस से क्या करता है, बिलोंग करता है। यानी कि अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए जो डेंगू वायरस है वो किस स्पीसीज के वायरस से बिलोंग करता है, मतलब कि किस स्पीसीज के वायरस का सदस्य है, तो दोस्तों यह है फ्लेवी वायरस। फिर अगर हम इसके परिवार की बात कर ले, इसके कुल की बात कर ले, यानी कि इसके फैमिली की बात कर लेते हैं, तो इसका जो फैमिली होता है वो है फ्लेवीवायरिडी। यानी कि जो डेंगू वायरस है वो फ्लेवीवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे ये जो डेंगू वायरस है दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो हमने यहां पे देखा कि ये जो डेंगू वायरस है वो फ्लेवीवायरस स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसका जो फैमिली है वो फ्लेवीवायरिडी है। अब यहां पे दोस्तों देखेंगे, इसका कुछ स्ट्रेन भी है, रूप भी है, जिन्हें हम DNV1, DNV2,
DNV3, DNV4, मतलब कि DN डेंगू, V4 वायरस, डेंगू वायरस 1 2 3 4 ऐसे इसके रूप हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि इसे आर्बो वायरस, यानी कि ये जो डेंगू वायरस है इसको हम आर्बो वायरस भी कहते हैं। अब इसे आर्बो वायरस क्यों कहते हैं, तो दोस्तों इसका कारण यही है कि ये जो वायरस है वो फैलते किससे हैं, तो आर्थ्रोपोड्स से, आर्थ्रोपोड्स से यानी इंसेक्ट के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो डायग्राम है, फिगर है, उसमें आपको मच्छर दिखाया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे जो डेंगू है वो मच्छर के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया कि डेंगू वायरस है क्या। तो डेंगू वायरस को हम आर्बो वायरस भी कहते हैं और ये फ्लेवी वायरस स्पीसीज का एक सदस्य है और इसका जो फैमिली है वो है फ्लेवी वायरिडी और इसे हम आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस भी कहते हैं या इसे आर्बो वायरस कहा जाता है। अब हम इसके अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संचरण होता कैसे है, तो देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन नंबर 1 और ये ह्यूमन नंबर 2 है। अब देखिएगा दोस्तों हुआ यही, मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है वो क्या है, तो संक्रमित है किससे, इस बीमारी से संक्रमित है, ओके, डेंगू से, और ये व्यक्ति संक्रमित नहीं है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो साइकिल दिखाया जा रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे। संक्रमित है तो इसको व्यक्ति को मच्छर ने काट लिया, क्या हुआ, जब काटा तो इसने खून को क्या किया, सक किया, चूसा, जब खून चूसा तो क्या हुआ कि उसके खून के साथ ही उसके अंदर क्या चले गए, वायरस चले गए। आप देखिए यहां पर है एडिस मॉस्किटो, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारी का ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक मच्छर के द्वारा हो रहा है, और मच्छर क्या है, तो एक प्रकार का आर्थ्रोपोड्स है। क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का आर्थ्रोपोड्स है। अब इस व्यक्ति में गया, फिर इस व्यक्ति से इस व्यक्ति में, मतलब कि ये जो बीमारी है इसके जो ट्रांसमिशन है वो एक मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता रहता है। तो देखिएगा इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एडिस एजिप्टी, ये एक मच्छर है, यानी कि इसका ट्रांसमिशन एडिस एजिप्टी नामक मच्छर से होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि इस बीमारी के कौन से वायरस हैं, इसके कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं, इसका स्पीसीज फैमिली क्या होता है, ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है। अब अगर व्यक्ति में संक्रमण हो गया है तो संक्रमण के फलस्वरूप कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं उसको हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग कि इसमें कौन सा संक्रमण उत्पन्न, कौन सा सिम्टम्स उत्पन्न होंगे संक्रमण के बाद। तो देखिए डेंगू फीवर के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो यस का सिम्टम है वो है हेडेक, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो होगी हेडेक होगा, यानी कि सिर में दर्द, पहला सिम्टम है हेडेक। अब दूसरे सिम्टम की बात करते हैं, दूसरा सिम्टम हो जाएगा आई पेन। अब आई पेन कहां पर होगा, तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मानते हैं ये क्या है, आपका आंख है और ये आंख का अंदर वाला मतलब कि पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेन होता है वो आंख के पीछे वाले हिस्से में होता है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, सिर दर्द, दूसरा है आंख के पिछले हिस्से में दर्द, आंख के हिस्से में दर्द। अब तीसरा बात करते हैं तो देखिएगा जॉइंट पेन, यानी कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि इसको हम
ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, मतलब कि ज्वाइंट पेन, जोड़ों पर दर्द। जोड़ों पर दर्द, यानी कि हड्डियां जो होती हैं जॉइंट्स में क्या होती है, वहां पे दर्द होता है। फिर है वोमिटिंग, उल्टी आना। उल्टी आना, तो यहां पर हम देखेंगे सिर दर्द, आंख के पिछले वाले हिस्से में दर्द, फिर जोड़ों पर दर्द, उल्टी आना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बोन पेन, हड्डियों में दर्द। फिर जो मांसपेशियां होती हैं शरीर, तो उस पर लाल लाल धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, रैशेस उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि स्किन पर धब्बे उत्पन्न होना। और ये धब्बे कैसे होंगे, तो ये धब्बे होंगे रेड रेड। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाई फीवर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बुखार होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा, मतलब तेज बुखार। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें सिम्टम्स में क्या क्या होंगे। सिर दर्द, आंख के पिछले वाले हिस्से में दर्द, ज्वाइंट पेन, जोड़ों पर दर्द, फिर वॉमिटिंग, फिर होगा हड्डियों में दर्द, फिर मसल्स और के ऊपर रसेस उत्पन्न हो जाएंगे, और साथ ही साथ मसल्स में भी क्या होगा, पेन होगा, मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या थे, और तेज फीवर इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये बीमारी हो गई तो क्या किया जाएगा, तो दोस्तों देखेंगे। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की सोच रहे हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो दोस्तों आपको बता दें इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर हम बात करते हैं दवाओं का, तो अभी तक इसकी प्रॉपर दवा नहीं है। इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसके लिए दवा दिया जा सकता है, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको वो ज्वाइंट पेन का दवा दे सकता है, फीवर का दवा दे सकता है, वोमिटिंग का दवा दे सकता है, मतलब कि ये जो सिम्टम्स होते हैं उसको दूर करने का दवा दिया जा सकता है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब बात रहा कि बीमारी से बचेंगे कैसे, प्रिवेंशन कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे प्रोटेक्ट करना है कि आप मच्छरों से दूर रहिए, तो इसके हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, यानी कि बचाव की। इसका बचाव कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसके अगर हम बचाव की बात करते हैं तो बचाव कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, मच्छरदानी लगाएं, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी जमाव रोकें, शरीर को ढकें ताकि मच्छर ना काटे। तो ये इसके कुछ प्रिवेंशन है। एक और बात बता दें आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बात करते हैं ये जो मच्छर है जिसका नाम है एडिस, ये होता है ये फ्रेश पानी में, फ्रेश वाटर में उत्पन्न होते हैं। यानी कि एडिस मस्कीटो कहाँ उत्पन्न होता है, तो फ्रेश वाटर, मतलब गंदे पानी में उत्पन्न नहीं होते। और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मच्छर होते हैं दिन में ही काटते हैं,
यानी कि ये जो मॉस्किटो होते हैं एडिस, वो रात को नहीं काटते हैं। कब काटते हैं? तो दिन में काटते हैं। तो डेंगू के मच्छर फ्रेश वाटर में उत्पन्न होते हैं और ये दिन में काटते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे या कुछ बातें थी। उम्मीद करते हैं आपको डेंगू समझ में आ गया होगा कि डेंगू आखिर होता क्या है, कैसे होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता कैसे है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक नए डिजीज जो कि वो भी वायरस के द्वारा होने वाली। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट बीमारी है उसे आप चिकनगुनिया के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बताते चलें, चिकनगुनिया एक प्रकार का वायरल डिजीज है। यानी कि विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों चिकनगुनिया क्या है? तो चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है, यानी कि वायरल डिजीज है। अब बात रहा कि ये जो बीमारी है उसके वेक्टर कौन से होते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है कैसे है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे उसको देख सकते हैं, एडिस एजिप्टी। यानी कि ये भी जैसे कि आपने यहां पर देखा था, देखिएगा दोस्तों, ये जो मच्छर है एडिस एजिप्टी, जो कि क्या कर रहा था, डेंगू को फैला रहा था। तो ठीक उसी प्रकार जो चिकनगुनिया है वो भी क्या करता है, डेंगू को फैलाता है। तो दोस्तों एक पॉइंट कुछ यहाँ पे डेंगू में आप याद रखिएगा कि जो 15 जून होता है, 15 जून होता है, उसको हम एंटी डेंगू डे घोषित कर दिए हैं। यानी 15 जून को एंटी डेंगू डे मनाया जाता है। आप उसको डेंगू में ही नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जो चिकनगुनिया है उसकी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बीमारी है वायरल डिजीज है और ये भी एडिस एजिप्टी नामक मस्कीटो के कारण फैलता है। अब अगर हम इस चिकनगुनिया के वायरस की बात करें तो इस चिकनगुनिया का जो वायरस होता है उसे हम चिक वी यानी कि CHIK चिक वी के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको निर्देशित करते हैं। तो वायरस क्या है, चिक वी है। आप देखिएगा दोस्तों, और ये जो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, मतलब कि इस वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। और RNA और कैसा होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब कि उसमें जैसे कि आपने देखा होगा DNA, तो DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं लेकिन RNA में 1 होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो चिकनगुनिया के वायरस होंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अगर हम इस वायरस के जाति की बात करते हैं या प्रजाति की बात करते हैं तो ये जो वायरस होते हैं वो अल्फा वायरस प्रजाति से बिलोंग करते हैं और इनके जो फैमिली होती है वो होता है टोगा वायरिडी, टोगा वायरिडी। तो दोस्तों यहाँ पे चिकनगुनिया चिकवी वायरस से होता है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला वायरस होता है और इसके स्पीसीज अल्फा वायरस और इसके फैमिली है टोगा वायरस। अब यहाँ पे ये रहा कि ये जो बीमारी है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स होता है सिंपल सी है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ डेंगू से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर रैसेस है, उसमें भी रैसेस थे लेकिन यहाँ पे हाथ होते हैं, जो स्किन है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं। तो इस बीमारी के जो पहले सिम्टम है कि रैसेस उत्पन्न होना, लाल लाल धब्बे उत्पन्न हो जाना, रैसेस उत्पन्न होना। अब रैसेस उत्पन्न होना जैसे कि यहाँ पे आपको हाथ में दिखाया गया, हाथ में रैसेस उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बात करते हैं तो देखिए बैक पेन, यानी कि जो पीठ होता है ना उसमें दर्द उत्पन्न होता है, पीठ में दर्द, बैक पेन। बैक पेन हो जाएगा। फिर दूसरे सिम्टम्स की बात करते हैं तो जैसे कि आपको डेंगू में मिला था ज्वाइंट पेन, तो इसमें भी क्या होगा, ज्वाइंट पेन हो जाएगा, जोड़ों पर दर्द, ज्वाइंट पेन।
और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, तो वो है वोमिटिंग, यानी कि उल्टियां आना। फिर बात करते हैं नौसिया, फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द, हेडेक, फिर चिल्स मतलब कि सर्दी आना, थोड़ी सी कपकपी सी होती है, चिल्स होता है। और फिर दोस्तों होता है यहाँ पे बुखार, हाई फीवर होता है। और ये बुखार कितने का होता है, तो यहाँ पे जो होता है फीवर वो होता है 39 डिग्री सेल्सियस का, 39 डिग्री सेल्सियस का इंटेंसिटी होता है। दोस्तों यहाँ पे चिकनगुनिया में हमने देखा कि कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। ओके, और ये किस मच्छर के कारण फैलता है, और इसके वायरस कौन है, उसकी फैमिली क्या है, उसके स्पीसीज क्या है। अब हम आगे पहुंचते हैं और उसमें डिस्कस करेंगे ये कैसे फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, और कैसे इसे प्रिवेंट किया जाएगा। दोस्तों अब हम इसके अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो इसका भी ट्रांसमिशन सेम टू सेम डेंगू के जैसे ही होता है, क्योंकि इसके भी जो वेक्टर होते हैं एडिस एजिप्टी ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एडिस एजिप्टी है वही क्या करता है, इस वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे वायरस में फैलाता है। देखिएगा यहाँ पे मच्छर है, एक व्यक्ति को काटा, फिर एक दूसरे व्यक्ति से ये मच्छर है, फिर इस व्यक्ति को काटा, मतलब कि यहाँ पर ये एक ऐसा ही क्या होता है, ये फैलता रहता है। तो इसका ट्रांसमिशन किसके कारण होता है, तो इसका ट्रांसमिशन होता है एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, यानी कि बीमारी के लक्षण उत्पन्न होने में कितने दिन का वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, तो इस बीमारी के उत्पन्न होने में समय लगते हैं 3 से 7 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 7 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है। अब बात रहा दोस्तों कि क्या इस बीमारी के ट्रीटमेंट भी है। तो दोस्तों इस बीमारी के कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। जैसे कि डेंगू में बताया गया था कि सिम्टम्स के इलाज हो सकते हैं, तो इसमें भी सिम्टम्स के वजह से पेन हो गया, फीवर हो गया, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर बात करते हैं तो चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं है, नो वैक्सीन। और ये रहा कि इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, तो दोस्तों जैसे कि डेंगू में हमने बताया था सेम टू सेम इसका भी प्रिवेंशन वैसे ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन की बात कर ली कि एडिस मॉस्किटो के कारण होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 7 दिन का होता है, और ट्रीटमेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है, बस इसके सिम्टम्स के इलाज किया जा सकता है। और इसके जो प्रिवेंशन है वो डेंगू के तरह ही है, तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो डिजीज चल रहा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, आप इसको आंसर जरूर दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहां पे दोस्तों आपके पास ऑप्शन है क्यूलेक्स, एडिस एजिप्टी, ऑल ऑफ दिस, एक है एनोफ्लिज मॉस्किटो। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि जो एडिस एजिप्टी है इसके कारण क्या होता है, तो चिकनगुनिया और डेंगू होता है। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, ना ही एडिस एजिप्टी होगा। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक एनोफ्लिज मॉस्किटो है, दूसरा क्यूलेक्स है। तो क्यूलेक्स, एनोफ्लिज और क्यूलेक्स में हमको करना है डिफरेंशिएट कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बताते चलें, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है ये फाइलेरियासिस मतलब कि हाथी पाँव रोग के रोगवाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो होगा एनोफिलिस मॉस्किटो। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब उसको आप अगर आधा अधूरा पढ़ लेते तो आपका आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पूरी तरह पढ़ें कि निम्न में से कौन सी कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी विषाणु जनित नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मलेरिया, फिर है चिकनगुनिया, फिर है स्वाइन फ्लू, फिर है इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और यहाँ पे जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये तीनों के तीनों क्या है, वायरस हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी है, न कि वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। अब हम देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आंसर कमेंट कर लीजिएगा। जैसे कि मलेरिया निम्न में से किसके कारण होने वाली बीमारी है। अब मलेरिया पूछा जा रहा है कि मलेरिया किसके कारण होने वाली बीमारी है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि प्लाज्मोडियम, दूसरा है फ्लैटवर्म, तीसरा एस्केरिस लोमेरकोराइट्स और तीसरा नॉन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस हैं। इसके आंसर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो सिंपल सी बात है, जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एस्केरियासिस निम्न में से किसके कारण होने वाली बीमारी है। मतलब कि एस्केरियासिस कैसे होता है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो एस्केरियासिस है वो क्या प्लाज्मोडियम से होता है, कि फ्लैटवर्म से होता है, कि एस्केरिस लोम्ब्रिकॉइड से होता है, कि किसी में से नहीं होता है। तो आपको बता दें मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। फिर फ्लैटवर्म से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। और एस्केरियासिस तो यहाँ पे नाम से इंटर कनेक्शन आपको दिख रहा है कि जो एस्केरियासिस है वो जो बीमारी है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स से ही क्या होता है, फैलता है, उत्पन्न होता है, या इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि हाथी पांव, जिसे आप फाइलेरियासिस या एल्फेंथेसिस, फाइलेरियासिस या एलिफेंथेसिस, हाथी पांव रोग। तो पूछा जा रहा है कि हाथी पांव रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, यानी कि हाथी पांव रोग के कॉजेटिव एजेंट कौन है। तो दोस्तों हाथी पांव रोग के जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं, ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, वो सेरेरिया बैंक्रप्टी, वो सेरेरिया मेलाई, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हाथी पांव नामक रोग है उसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं, वो सेरेरिया बैंक्रप्टी भी होता है, वो सेरेरिया मेलाई भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा क्या होगा, दोनों होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फिर से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो नॉलेज है वो अन्य लोगों को भी पहुंचे और वो भी क्या करें, डेंगू चिकनगुनिया जैसे बीमारी से अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।